Yes, the relation between the moduli of elasticity. Elasticity के मॉड्यूल कौन कौन है? Y, K and eta. ये तीनों है. अभी तीनों के बीच में भी कुछ रिलेशनशिप होता है. Even all these three are also connected with sigma. Sigma means Poisson ratio. So how they are connected with each other, we have to see now. बेसिकली देखो इसमें सबसे पहले ये इनके बीच में का रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसके अंदर एक क्यूब इमेजिन करो. ये सपोज क्यूब है जिसका हर साइड 1 मीटर है. इमेजिन करो ठीक से. दिस इज द क्यूब ऑफ ईच साइड 1 मीटर. लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर. ठीक है. एक सॉलिड का बना हुआ है वो है. और समझो कि इसके ऊपर हमने फोर्सेस अप्लाई किए. ठीक है. अलग अलग डायरेक्शन में हमने फोर्सेस अप्लाई किए. जो सपोज F1 या ठीक है F1 इस तरफ फोर्स अप्लाई किया along x axis. ये उसको हम Fx बोल सकते हैं. ठीक है ना? Fx is the force applied along x axis. Then Fy is going to be the force acting along y axis. And Fz is the force acting along z axis. मतलब इस सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ और इस सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ ये फोर्स अप्लाई हो रहा है Fz. और बाय डिफॉल्ट अभी क्या है कि सब फोर्सेस को हम सिर्फ पहचानने के लिए उनको ये अलग अलग नाम दे रहे हैं. एक्चुअली ये सभी फोर्सेस सेम ही है. ठीक है. दे कैन बी कॉल्ड एज F अलॉन. Fx इक्वल टू Fy इक्वल टू Fz इक्वल टू F. सिर्फ अभी लेकिन अभी पहचानने के लिए क्या है कि x एक्सिस के अलावा कौन सा है, y एक्सिस के अलावा कौन सा है, z एक्सिस के अलावा कौन सा है. तो वो पहचानने के लिए सिर्फ हमने उसको Fx, Fy और Fz बोला है. लेकिन है मैग्नीट्यूड में सब सेम. ठीक है. अब ये सोचो कि जब ये सभी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर काम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? उसका वॉल्यूम एक्सपांशन होगा जरूर, है कि नहीं? और एक हर एक लेंथ के अलावा भी कुछ ना कुछ एक्सपांशन होने वाला है. तो वो अगर हम कंपेयर करेंगे, लेंथ के अलावा होने वाला एक्सपांशन जो है उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं और वॉल्यूम के अंदर होने वाला जो एक्सपांशन है उसको वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं. बराबर. तो वॉल्यूम स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इन दोनों के बीच में हमको कनेक्शन पता है ऑलरेडी. याद है कल हमने लिखा था कि वॉल्यूम स्ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. बराबर है. तो हम एक तरफ से भी वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे और उसके बाद फिर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी निकालेंगे एक साइड के अलावा जो मिलता है और उन दोनों को कंपेयर करेंगे या इस फॉर्मूला के अंदर डाल देंगे. सबसे तो हमारा लास्ट एम क्या है? यू हैव टू यूज द फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ठीक है. और फिर वॉल्यूम स्ट्रेन हमको इंडिपेंडेंटली निकालना है. अब देखो ये सीधी सी बात कि अगर हमने Fx के बारे में अगर सोचा कि Fx इतना फोर्स जो काम कर रहा है दोनों तरफ, इसकी वजह से अभी इसका ओरिजिनल लेंथ तो अभी ऑलरेडी 1 है, राइट? तो इस लेंथ के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो अगर हम मान लेंगे स्ट्रेन जो भी है और स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है तो Fx अपॉन एरिया ये बन रहा है स्ट्रेस. बराबर. हाउ मच इज द स्ट्रेस? कैन यू फाइंड आउट? एरिया तो 1 है ना. क्यों? क्योंकि हर साइड उसका 1 बोल दिया है, राइट? तो इसलिए एरिया भी 1 into 1 मतलब 1 होगा. ठीक है. तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू Fx ओनली. बट एज वी नो दैट y is equal to stress upon strain. So what can we say? Strain will be equal to stress upon y. But stress is what? Fx. So can't we say it will be Fx upon y? ठीक है. तो ये भी कौन सा? Strain along x axis only. ये एक एक्सिस के अलावा जो स्ट्रेन है वो कितना बन गया? Fx upon y. ठीक है. लेकिन इसकी इस स्ट्रेन की वजह से क्या होगा कि इस तरफ जैसे हम इसको खींचेंगे तो साइड वाइज वो कंप्रेस होगा कि नहीं? साइड वाइज कंप्रेस होगा. और साइड वाइज जो कंप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? लैटरल स्ट्रेन, राइट? तो हमको ये भी पता है ऑलरेडी कि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज पॉइसन्स रेशियो. ठीक है. तो अभी अगर ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन ही है ना, ये जो हमको मिला है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है. तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो लैटरल स्ट्रेन कितना मिलेगा हमको? तो lateral strain will become equal to sigma into Fx upon y. तो देखो ये बात कि जब भी हम एक फोर्स एक तरफ काम करते हैं, Fx इतना अच्छा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है तो वो x एक्सिस के अलावा तो उसको खींचता है, लेकिन y एक्सिस के अलावा कॉन्ट्रैक्ट और z एक्सिस के अलावा कॉन्ट्रैक्ट करता है. कितना? ये इतना वो साइड वाइज स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है दोनों एक्सिस के अलावा ना, x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा. लेकिन अभी फोर्सेस तो सब तरफ काम कर रहे हैं. तो ये सब का कंट्रीब्यूशन अगर हम टेबल में अगर टैबलेट करेंगे तो पता चलेगा. देखो ठीक से समझो कि जो फोर्सेस है उसको हमने लिखा इधर. ये सपोज Fx, ये Fy
और ये एफ जी, और अभी ये एक्स एक्सिस के अलाउंग स्ट्रेन, वाई एक्सिस के अलाउंग स्ट्रेन और जेड एक्सिस के अलाउंग स्ट्रेन जो है वो अगर ठीक से देखेंगे तो अब देखो एफ एक्स की वजह से एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, एफ एक्स बाय वाई, बराबर है, तो ये बन इधर एफ एक्स बाय वाई, ओके। और इसकी वजह से लेकिन y और z एक्सिस के अलावा कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, सिग्मा टाइम्स fx अपॉन y, समझा कैसे, क्योंकि उस तरफ वो कांटेक्ट होने वाला है और इसलिए सिग्मा से मल्टीप्लाई करके तो क्या बनेगा लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन मतलब x एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो तो दो है y और z दोनों है, इसलिए उस तरफ वो कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट होने का मतलब क्या है, स्ट्रेन विल बी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस सिग्मा fx अपॉन y एंड हियर इट इज माइनस सिग्मा fx अपॉन y, ये बनेगा करेक्ट है। अभी वही बात अगर Fy के बारे में अगर बात करो तो अभी बाकी सब फोर्सेस भूल जाओ, Fy फोर्स जो काम कर रहा है वो स्ट्रेच करने की वजह से y एक्सिस के अलाउंग वो Fy अपॉन y इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, तो ये देखो y एक्सिस के अलाउंग Fy की वजह से Fy अपॉन y इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, बाकी दो एक्सिस के अलाउंग वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और जो कि सिग्मा से मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा, तो ये बन गया माइनस सिग्मा इनटू Fy बाय y एंड हियर इट इज माइनस सिग्मा इनटू Fy by y again, ओके। अभी तीसरा Fz जो है, तो z एक्सिस के अलावा जो फोर्स काम कर रहा है वो उस डायरेक्शन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बाकी दो डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए z एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया Fy Fz अपॉन y और ये बाकी दो एक्सिस के अलावा हो गया माइनस सिग्मा Fz अपॉन y एंड इट इज माइनस सिग्मा Fz अपॉन y अगेन, ओके। अब ये सोचो कि x एक्सिस के अलावा नेट स्ट्रेन कितना है, what is the net strain along x axis, extension of fx upon y or compression of these two minus sigma fy upon y and minus sigma fz upon y, लेकिन आखिर तीनों फोर्सेस है तो सेम ना, तीनों फोर्सेस सेम है, तो can't we take f upon y common and call it as f upon y into 1 minus 2 sigma, check, same is the case with this and same here also, correct है, तो ये बन जाएगा f अपॉन y एज इट इज इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा एज इट इज, तो ये बन गया हमारा हर डायरेक्शन के अंदर का लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ तक समझेगा सपोर्टिंग से, दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इन ईच डायरेक्शन, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अभी ये सोचो कि इसकी वजह से वॉल्यूम कितना बढ़ गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आया, देखो x एक्सिस के अलावा, हाँ तो अभी देखो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो हमको मिल गया, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है, और वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होता है, जब हम पता है हमको ऑलरेडी कि k इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, तो फिर अभी वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होने वाला है, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन k, करेक्ट है, बट हाउ डू यू मेजर दिस वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस होता क्या है, चेंज इन प्रेशर, है नहीं, और चेंज इन प्रेशर मतलब ही क्या, फोर्स अपॉन एरिया, चारों तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, F इतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है पूरे सरफेस पे, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया अगर करेंगे तो कितना होगा, तो F अपॉन 1 ही मिलेगा ना फिर से, तो इसलिए देखा जाएगा कि दिस बिकम्स F ओनली, तो वॉल्यूम स्ट्रेस बिकम्स इक्वल टू F ओनली बिकॉज़ एरिया इज ऑलरेडी 1, तो अगर वो रखते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस इज गोइंग टू इक्वल टू F अपॉन 1 F अपॉन K, ओके, तो अगर ये रख देंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, F अपॉन K is equal to 3 times of longitudinal strain, how much it is, this one, so it's going to be F upon y into 1 minus 2 sigma, so अब इसमें से F तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है वो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा y is equal to 3 times K into 1 minus 2 sigma, this is the very important relationship between y and K, remember, मतलब Young's modulus and bulk modulus are connected to each other by using this relationship, that is Young's modulus equal to 3 times of K into 1 minus 2 times of sigma, ठीक है ना, sigma मतलब क्या है पे, Poisson's ratio, वो दिख रहा है क्या, ठीक है, तो ये एक बात क्लियर करके रखो ठीक से, इसके बाद हमको करना है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड y,
देखो y और थीटा के बीच में रिलेशनशिप हमको देखना है। इसमें देखो उसके लिए क्या करो, ये fz जो है वो 0 कर दो। सपोज fz इज नॉट है, ओनली fx एंड fy आर देयर, तो fx की वजह से ये एक फंक्शन होगा और ठीक है। सपोज हम ऐसा करेंगे कि fy जो है वो इसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, और fx एक्सपांड कर रहा है। तो ये सोचो अभी कि fx अगर एक्सपांसिव है और fy जो है वो कंप्रेसिव है, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? ये होगा कि अभी fx के वजह से ये x डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा, चेक करो। यही टेबल फिर से बनाएंगे एक बार। अब यहाँ पे fz तो 0 है, नो डाउट। ये fx, ये fy और x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इससे कि fx जो है ये जो काम कर रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो उसकी वजह से x डायरेक्शन में क्या होगा, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? एज यूजुअल जैसे हमने यहाँ पे देखा fx अपॉन y, करेक्ट है। ये बन गया fx अपॉन y, ये x डायरेक्शन में, और इसकी वजह से y और z डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा टाइम्स fx अपॉन y, कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन पैदा होगा। इसके कारण वो ये बन गया माइनस ऑफ सिग्मा fx अपॉन y और इधर माइनस ऑफ सिग्मा fx अपॉन y, ओके। अब ये सोचो fy की वजह से क्या होगा, y एक्सिस में जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने की वजह से y डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा, लेकिन उसकी वजह से x डायरेक्शन में एक्सपांशन भी होगा और z डायरेक्शन में भी एक्सपांशन होगा, बराबर। तो ये सोचो कि y की वजह से y के डायरेक्शन में क्या होगा, fy अपॉन y, इतना स्ट्रेन पैदा होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये fy अपॉन y। और इसी की वजह से जो बाकी दो डायरेक्शंस जो है, नहीं ये नेगेटिव होगा ना, अभी नेगेटिव क्यों, क्योंकि कंप्रेस कर रहा है इसमें, और बाकी दो साइड में वो उसको एक्सपांड कराएगा, इसलिए x और z डायरेक्शन में वो सिग्मा टाइम्स fy अपॉन y, और वो भी पॉजिटिव, तो ये बन गया सिग्मा टाइम्स fy अपॉन y, और इधर भी सिग्मा टाइम्स fy अपॉन y, ओके। लेकिन और fz तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से जो भी एक्सपांशन होंगे वो 0 होंगे, नो डाउट। तो ये 0 0 और ये 0। अभी देखो नेट निकालो, कितना आएगा बताओ। x डायरेक्शन में नेट एक्सपांशन कितना है, नेट स्ट्रेन कितना है? अभी f और fx और fy सेम ही तो है ना, तो f अपॉन y अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, f अपॉन y इनटू 1 प्लस सिग्मा, ओके। इस तरफ भी वही f बाय y इनटू 1 प्लस सिग्मा, और बाकी इसमें 0, z डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, ना कंप्रेशन ना ही रिडक्शन या एक्सपांशन, क्योंकि वो 0 हो गया, क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं। अब ये सोचो कि इस डायरेक्शन में जो x डायरेक्शन में जो भी एक्सपांशन हो रहा है और y डायरेक्शन में जो भी एक्सपांशन हो रहा है, इन दोनों का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी द शेयरिंग स्ट्रेन। व्हाई? बिकॉज़ शेयरिंग स्ट्रेन का ये सिचुएशन होता है जिसके अंदर वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता है। देखो अभी यहाँ पे fx की तरफ हम एक्सपांड हो रहे हैं और fy उसको कंप्रेस कर रहा है, और उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका शेप बदल रहा है, और चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, मतलब क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसलिए टोटल जो भी यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी द शेयरिंग स्ट्रेन। तो हाउ मच इट विल बी, शेयरिंग स्ट्रेन कितना है, शेयरिंग स्ट्रेन must be equal to the total of these two, that means 2 times of f by y into 1 plus sigma, okay, but this should be the shearing strain। shearing strain होता कितना है एक्चुअली, कोई तो पता होना चाहिए, shearing stress upon theta, बराबर है ना, shearing stress upon eta, क्योंकि eta इक्वल टू क्या होता है, shearing stress upon shearing stress, तो shearing strain इक्वल टू shearing stress upon eta होगा ना, और shearing stress कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज 1, तो इसलिए अपन बन जाएगा f अपॉन eta सिंपली। इसमें कैसे, so shearing strain must be equal to f upon eta, which must be equal to 2f upon y into 1 plus sigma, which gives ff cancel and we are getting this 1 upon eta equal to 2 by y into 1 plus sigma, which on cross multiplication gives y is equal to 2 times of eta into 1 plus sigma. So this is going to be the relationship between y and eta. So we will go over and try to derive the relationship between y, k
and eta by eliminating sigma from both of these equations. चेक कर सकते हो दोबारा, ठीक है ना? सिग्मा एलिमिनेट करना है, इसमें से एक सिग्मा का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में डालना है, तो सिंपलीफाई करते जाना है. See what happens. You will get a relationship between y, eta and k. सिग्मा के फॉर्म में इनको दोनों को एक्सप्रेस कर दिया. अब ये हमारा एम क्या है? एक तो ये कि y, eta और k के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना. कैसे करेंगे वो? देखो इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है? सिग्मा. तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकाल के हमको यहाँ पे डालना है. तो देखो इधर क्या आएगा? y upon 3k is going to be 1 minus 2 sigma, right? And इधर से हमको मिल रहा है y upon 2 eta is going to be 1 plus sigma. Okay. तो अभी इसमें से सिग्मा का वैल्यू क्या मिल रहा है? देखो इसमें से हमको मिल रहा है सिग्मा इज इक्वल टू y upon 2 eta plus minus 1, right? तो ये सिग्मा का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो बनेगा y upon 3k is equal to 1 minus 2 times sigma, that means y upon 2 eta minus 1, which becomes y upon 3k is equal to 1 minus 2y by 2 sigma, मतलब y by sigma, y by eta, and minus of minus plus 2, that's it. So 1 plus 2 is 3, and hence it becomes y upon 3k is equal to 3 minus y upon eta, which can also be written as y upon 3k plus y upon eta is equal to 3. तो इसको अगर पूरा थ्रू आउट y से अगर डिवाइड कर दो तो क्या होगा? कंप्लीट y से डिवाइड कर दो तो बचेगा 1 upon 3k plus 1 upon eta is equal to 3 upon y. देखो this is going to be the relationship between eta y and 3 eta y and k. अगर चाहिए तो उसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हो या 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट है. And how will you express sigma in terms of eta and k? तो उसके लिए y इक्वेट करो दोनों तरफ से, ये देखो y इधर भी है इधर भी है, तो अगर इक्वेट करेंगे दोनों की तरफ तो क्या आएगा? 3k into 1 plus 1 minus 2 sigma is going to be equal to 2 eta into 1 plus sigma. तो इसमें से हमको सिग्मा निकालना है, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करो पहले, तो बनेगा 3k minus 6k sigma is equal to 2 eta plus 2 eta sigma. अभी सिग्मा वाले सब टर्म्स एक तरफ लेके आओ, तो इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो, बनेगा 3k minus 2 eta is equal to, it is 6k sigma plus 2 eta sigma. तो अब इसमें से सिग्मा कॉमन ले लो, तो बचेगा 3k minus 2 eta is equal to, अंदर में आएगा 6k, 2 भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 आया बाहर, अंदर बचा 3k प्लस eta टू सिग्मा. तो सिग्मा क्या बन गया देखो? तो बन गया 3k minus 2 eta अपॉन 2 टाइम्स इन ब्रैकेट 3k प्लस ओनली eta. So this is also another important equation. If you are given with k and eta, you can find out sigma without finding y. And if you are given k and sigma, we can find out y using this. And if you are given with eta and sigma, we can find out y. Okay, लिखिए. देखो कल हमने एक बात देखी थी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वायर का, तो उस केस में सिग्मा का वैल्यू फिक्स हो जाता है. कितना होता है वो याद है? मतलब हाफ है कि नहीं? कैसे प्रूव करते हैं उसको? वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ही क्या?
वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो हमको मिलेगा सिग्मा इक्वल टू हाफ। वो एक लिमिट हमको मिला था। सिग्मा के एक्चुअली दो लिमिट्स है, तो सिग्मा का जो वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो हम ये इक्वेशंस में से देख सकते हैं इससे, क्योंकि y कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। तो अगर y नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो उसके लिए सिग्मा मिनिमम कितना हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाफ। क्योंकि y अगर 0 हो जाए तो 0 कभी होना पॉसिबल है, y का वैल्यू जब 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू 0 व्हिच गिव्स सिग्मा इक्वल टू 1/2। तो ये एक लिमिट हो गया, दैट इज द अपर लिमिट वी कैन से। एंड लोअर लिमिट के बारे में अगर देखेंगे तो y यहां पे 0 नहीं होना चाहिए, राइट, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए y शुड बी पॉजिटिव, मींस इट शुड नॉट बी 0। तो अगर ये 1 प्लस सिग्मा को अगर 0 के साथ इक्वेट करो क्या होगा, इट विल बिकम सिग्मा इक्वल टू -1। तो थ्योरेटिकली सिग्मा का वैल्यू जो है वो -1 मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम बिल्कुल भी कंजर्व नहीं होता है, जितना हम एक्सटेंड करते हैं, तो उस केस में अगर पूरा का पूरा वायर अगर एक्सटेंड होता है बिना इसके चेंज हुए, डायमीटर के चेंज हुए, तो ऐसे केस में सिग्मा का वैल्यू मिनिमम बनता है जो कि -1 मिलता है, ठीक है, -1। तो ये लिमिट्स है दोनों, लेकिन ये सिग्मा का वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली इट कैन बी बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सिग्मा का वैल्यू लाइक करता है 0 से लेके हाफ तक, 0 से लेके 0.5 तक। जैसे कल भी बताया था रबर का कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.48, और बाकी सब का जो मेटल्स है उनका एल्यूमिनियम का 0.26 या 3 के नीचे ही होता है, 3 के नीचे, 4 को भी टच नहीं करता किसका। तो इसलिए देखा जाता है कि सिग्मा का वैल्यू 0 to 0.5 ही होता है, नेगेटिव कभी बनता नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकली इट कैन बिकम -1 एटलीस्ट, ठीक है। मिनिमम उसका वैल्यू कितना है थ्योरेटिकली, -1। ये समझा लिमिट्स ऑफ सिग्मा। ये दोनों जो लिमिट्स है हमको ये दो इक्वेशंस में से ही मिल सकते हैं आराम से। एक होता है सपोज कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि देयर आर 2 वायर्स, सपोज एक किसी मटेरियल का है और दूसरा और मटेरियल का है, और दोनों जो है सीरीज में कनेक्ट किए हुए और इनको कॉमन लोड हमने अप्लाई कर दिया। सपोज जी लोड है या एक इतना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसके कारण जो कभी-कभी पूछते हैं कि फाइंड द कंबाइंड एक्सटेंशन, ठीक है, तो नेट एक्सटेंशन। या कभी पूछ सकते हैं कि इफ द सपोज दिस होल थिंग, दिस होल वायर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वायर whose effect is going to be the same, then what must be the Young's modulus of that wire? तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस। तो ये ऐसा कभी-कभी पूछते हैं, या कभी-कभी ऐसा भी पूछते हैं कि समझो दो वायर्स हमारे पास है जिनका एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम है, लेकिन उनको इस तरह से हमने पैरेलल में लगाया और यहाँ पे एक लोड अप्लाई कर दिया। तो ये सोचो कि ये दोनों का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस होगा वो कितना है, वो निकालने के लिए बोलते हैं। हाउ यू टैकल दिस सिचुएशंस? ये सोचो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पे क्या सेम रहता है और क्या डिवाइड होता है। फोर्थ जो हमने अप्लाई किया वो तो सेम है दोनों के लिए, बराबर, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो तो अलग अलग रहेगा ना लाइक का। अगर मान लो इसका एक्सटेंशन L1 है, इसका एक्सटेंशन सपोज L2 है, तो टोटल एक्सटेंशन कितना रहेगा, L = L1 + L2। और L के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास इन जनरल? L के लिए फॉर्मूला है FL/AY, याद है ये बात? कैपिटल L मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो ये कैपिटल FL/AY। ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा L1 के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा, F तो सेम है ना दोनों के लिए, तो ये बन गया F × कैपिटल L, सपोज कैपिटल L भी सेम है, अपॉन एरिया भी सेम है, इनटू Y, Y1 सपोज। ये Y1 मतलब क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ द फर्स्ट वायर, प्लस अभी दूसरे वायर जो है उसके लिए भी फोर्स तो सेम ही है और लेंथ भी अगर सेम है और एरिया भी सेम है, तो ये मिलेगा हमको FL/A × Y2। और अगर ये दोनों को कंबाइन आपको कंसीडर करना है और ये पूरा एक ही सिंगल वायर रहना चाहिए जिसका लेंथ टोटल लेंथ जो है वो L1 + L2 मतलब कैपिटल L रहने वाला है, और उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई होने की वजह से अगर L1 + L2 इतना ही एक्सटेंशन अगर प्रोड्यूस होने वाला है, तो उसका यंग्स मॉडुलस कितना होना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा F × 2L अपॉन A × Y। ये Y मतलब क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस, इफेक्टिव यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। तो वो अगर हम सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, सिंपली हमको मिलेगा 2/Y = 1/Y1 + 1/Y2।
नो डाउट अभी यहाँ पे हमने एरिया और ओरिजिनल लेंथ सेम लिए थे इसलिए ठीक है ऐसा हुआ। अगर मान लो कि एरिया और ओरिजिनल लेंथ अगर एरिया सेम है ओरिजिनल लेंथ सेम नहीं भी है तो भी उस केस में क्या होगा देखो, तो उस केस में ऐसा आएगा फॉर्मूला f into L1 plus L2 upon a into y that is going to be equal to f into L1 upon a into y1 plus f into L2 upon a into y2। फिर भी f और a तो कैंसिल होगा ना जरूर, और f a कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, सिंपली L1 plus L2 upon y is equal to L1 upon y1 plus L2 upon y2। ये सिंपल सी बात हमको मिलेगी। तो ये इफेक्टिव मतलब जब दो वायर्स सीरीज में लगाए जाते हैं एक के बाद एक, तो उस केस में इफेक्टिव यंग मॉडुलस निकालने के लिए ये फॉर्मूला। और इफेक्ट अगर समझिए इफेक्टिव यंग मॉडुलस नहीं भी बोला तो भी एक एक्सटेंशन, अगर इफेक्टिव एक्सटेंशन अभी अगर निकालने के लिए बोला है तो भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ नहीं रिप्लेस करने का उस केस में, ठीक है। तो इसलिए फिर स्मॉल l विल बिकम इक्वल टू L1 by y1 सॉरी f L1, अब फिर कैंसिल कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कैंसिल कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर सपोज स्मॉल l आ गया तो वो स्मॉल l कितना रहेगा एक्चुअली f L1 upon a y1 plus f L2 upon a y2। उसमें भी अगर एरिया डिफरेंट है तो इट्स ओके उसके हिसाब से, क्योंकि f तो कॉमन रहेगा ही ना। तो इसलिए f into L1 upon a1 y1 plus f into L2 upon a2 y2 दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से दो अलग-अलग क्रॉस सेक्शन के वायर्स भी अगर हमने जुड़े कनेक्ट किए हैं, एक के नीचे एक रखे सीरीज में कनेक्ट किए, तो उस केस में भी इफेक्टिव एक्सटेंशन कैन बी फाउंड आउट इन दिस सेम वे हियर। दूसरी बात ये जिसमें पैरेलल पूछता है, तो पैरेलल में क्या होता है बताओ, कौन सी चीज सेम रहती है और कौन सी चीज डिफरेंट होती है। एक्सटेंशन रिमेन्स